दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज लाल किताब के जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं वह टॉपिक है धोखा। आपने शब्द सुना होगा धोखे का ग्रह। अब इसको समझने के लिए पहले तो यह समझना चाहिए कि यह धोखा किस प्रकार के धोखे की बात चल रही है। एक व्यक्ति की जिंदगी में उसको समय समय पर धोखे मिलते आए हैं। कभी भाई से धोखा, कभी ससुराल से धोखा, कभी बहन से धोखा, कभी पत्नी से धोखा, कभी औलाद से धोखा। मगर आप जानते हैं जब गैर धोखा देता है तो शायद इतना दर्द नहीं होता, मगर जब कोई अपना धोखा देता है तो दर्द ज्यादा होता है। जी हां, मैं लाल किताब के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आज टॉपिक लूंगा मैं धोखे का ग्रह। जिस तरह हमने एक आठ की टक्कर देखी थी उसमें एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर रहे थे, धोखे के ग्रह में भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट करेंगे। किसी भी घर में कोई अगर ग्रह बैठा है, किसी भी घर में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वहां से दसवें घर में, वहां से 10वें घर में जो ग्रह होगा वह धोखे का ग्रह कहलाएगा। मगर ये काउंटिंग भी उसी प्रकार से करनी है जैसे एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो किसी का यहां कोई ग्रह बैठा है तो इसको फर्स्ट हाउस मानते हुए यहां से 10वें घर में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें घर में कोई ग्रह है तो वह इस ग्रह को धोखा देगा। धोखा कौन देगा? ये धोखे का ग्रह कौन सा बना? ये जिस घर में ग्रह है वहां से एंटी क्लॉकवाइज 10वें घर में जो ग्रह होगा वह धोखा ग्रह, वह धोखा देगा। मगर 10वें घर में जो ग्रह है वह धोखा देगा, इसकी क्या गारंटी है? इसका मतलब है धोखे का जो ग्रह होता है शक्ति होता है। धोखे का ग्रह शक्ति होता है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो ग्रह है वह धोखा देगा या नहीं देगा। ये सोचना बड़ा ही मुश्किल बात हो जाती है कि हम कैसे बोलें कि आपको इस ग्रह से, रिश्तेदार से धोखा मिलेगा। ये तो कुंडली का पार्ट है कि भाई जिस भी घर में ग्रह बैठा है वहां से 10वें घर में जो ग्रह बैठा होगा वह उसको धोखा देगा, चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे वो उसका मित्र हो, जैसे या शत्रु हो। मान लो किसी का कोई ग्रह यहां बैठा है, यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 दूसरे घर में जो ग्रह है, मतलब यहां से काउंट करके जब हम एंटी क्लॉकवाइज यहां आएंगे तो ये वाला ग्रह इस ग्रह को धोखा देगा। ये ग्रह देगा, इस ग्रह का रिश्तेदार इसको धोखा देगा। ये शक्की है। धोखा अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। कभी कभी धोखे का ग्रह बहुत फायदा देता है और कभी कभी धोखे का ग्रह बड़ा नुकसान देता है। अब धोखे के ग्रह की अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो इसके लिए हमें आदमी की वर्षफल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति तो पैदा हो गया, आज वो 40 साल का है, क्या उसको इस साल कौन धोखा देगा? अगले साल कौन सा ग्रह धोखा देगा? उससे अगले साल कौन सा ग्रह धोखा देगा? इसके लिए हमें वर्षफल पे जाना पड़ेगा और धोखे का ग्रह निकालने के लिए हमें धोखे के ग्रह की एक बेस कुंडली तैयार करनी है कि एक बेस कुंडली तैयार करनी पड़ेगी। वो बेस कुंडली इस प्रकार से है, इसकी मदद के बिना आप धोखे का ग्रह नहीं निकाल सकते।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बेस कुंडली, इसकी मदद के बिना आप धोखे का ग्रह नहीं निकाल सकते। बेस कुंडली में ग्रह फिक्स हैं। पहले घर में सन, दूसरे घर में मून, तीसरे घर में केतु, चौथे घर में मंगल, पांचवें घर में मरकरी, छठे घर में सैटर्न, सातवें घर में राहु, 10वें घर में जुपिटर और 11वें घर में वीनस और 8वां घर खाली, 9वां घर खाली और 12वां घर खाली। इसकी मदद लेनी पड़ेगी धोखे का ग्रह निकालने वाली बेस कुंडली। धोखे के ग्रह विदाउट इसकी मदद आप धोखे का ग्रह नहीं निकाल सकते। अब एक फॉर्मूला है, यदि आप उस फॉर्मूले को समझ गए तो आप किसी भी व्यक्ति का उस साल का धोखे का ग्रह बड़ी आसानी से। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है रनिंग एज। जो भी उस व्यक्ति की वर्तमान में चल रही एज है, रनिंग एज में आपने +1 करना है। रनिंग एज में +1 करना है और सन की पोजीशन क्या हमें देखनी है उसकी कुंडली से, ये इसको आपने माइनस करना है। रनिंग एज +1, उसमें उसकी जन्म कुंडली में सूर्य जिस घर में बैठा है वह भाव माइनस करना है। देन उसके बाद डिवाइड करना है 12 से, और जो इसका रिमाइंडर आएगा, मतलब कि शेष फल आएगा, यह जो शेष फल आएगा उस वाले भाव को हमने बेस कुंडली में सर्च करना है। वो जो भाव आएगा उस भाव में बैठा ग्रह उसका उस साल धोखे का ग्रह बनेगा। जैसे फॉर्मूला क्या है हमारा? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जन्म कुंडली। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए? हमें चाहिए उसकी वर्ष कुंडली। तीसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए? तीसरे नंबर पे चाहिए हमें बेस कुंडली। रनिंग एज, मान लो किसी की 49 रनिंग एज है, तो रनिंग एज में 1 जोड़ लेंगे, आ गया 50। अब सन की पोजीशन हमें लेनी है जन्म कुंडली से। जन्म कुंडली में सन अगर पहले घर में तो 1 माइनस, सन दूसरे घर में तो 2 माइनस, सन तीसरे घर में तो 3 माइनस, सन चौथे घर में तो 4 माइनस, सन पांचवें घर में तो 5 माइनस। अब कहता है यदि सन 6 में है तो आपने माइनस का 9 करना है। सन 7वें घर में तो कुंडली का पहला घर देखेंगे, जन्म कुंडली का। अगर पहला घर खाली है तो माइनस का 5 करेंगे, और सन अगर 7वें घर में है और पहले घर में ग्रह है तो माइनस का 7 करेंगे। 8वें घर में ग्रह 8 माइनस। अब अगर 9वें घर में सन है तो -6 करेंगे। 10वें घर में ग्रह तो 10 माइनस, 11वें घर में ग्रह तो 11 माइनस, 12वें घर में ग्रह तो 12 माइनस। एक बार फिर समझते हैं। कहता सबसे पहले जन्म कुंडली लीजिए, साथ में अपना वर्षफल बनाइए। जन्म कुंडली में सन की पोजीशन देखनी है। फॉर्मूला क्या है? रनिंग एज, वर्तमान में चल रही आयु में संख्या 1 जोड़ें। वर्तमान में चल रही आयु में संख्या 1 जोड़ें
जन्म कुंडली में देखें सूर्य हमारे किस भाव में बैठा है। यदि सूर्य पहले भाव में तो 1 माइनस, सूर्य दूसरे भाव में तो 2 माइनस, सूर्य तीसरे भाव में तो 3 माइनस, सूर्य चौथे भाव में तो 4 माइनस, सूर्य पांचवें भाव में तो 5 माइनस, सूर्य छठे भाव में तो 9 माइनस, सूर्य सातवें भाव में तो पहले घर में ग्रह तो माइनस का 7, सूर्य सातवें भाव में पहला घर खाली तो माइनस का 5, सूर्य जन्म कुंडली के 8वें घर में तो यहाँ पे 8 माइनस, सूर्य 9वें घर में तो माइनस का 6, सूर्य 10वें घर में तो -10, सूर्य 11वें घर में तो -11, सूर्य 12वें घर में तो -12, सूर्य 12वें घर में तो -12। ओके, मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो कुंडली है वह इस प्रकार से है। मान लो किसी का बृहस्पति पहले घर में, शनि तीसरे घर में, राहु 10वें घर में, केतु, मंगल, मरकरी, एंड सन, देन आप मान लीजिए मून। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किसी का ग्रह है, टेबल है। जैसे कि एक सेकंड में इस कॉल का सबमिट करता हूं। राइट, किसी की कुंडली है बृहस्पति पहले घर में, शनि तीसरे घर में, चौथे घर में केतु, पांचवें घर में मरकरी और मून, छठे घर में वीनस, सातवें घर में शनि, 10वें घर में राहु और 12वें घर में चंद्रमा। इस व्यक्ति की जो एज है मान लेते हैं 39। ये क्या है हमारे पास, ये है जन्म कुंडली। फॉर्मूला था रनिंग एज, रनिंग एज क्या चल रही है 39, 39 में क्या जोड़ना है 1, आ गया कितना 40। अब क्या करना है, सन की पोजीशन माइनस करनी है, माइनस करनी है। सन कुंडली में कहां बैठा हुआ है, तो आप यहां ले लीजिए। सन 7वें घर में बैठा है। फॉर्मूला क्या था, 7वें घर में सूर्य पहले घर में ग्रह तो माइनस का 7, तो 40 में क्या करेंगे माइनस का 7, 10 में 7 गए 3 एंड 33। अगला फॉर्मूला क्या है, डिवाइड करेंगे 12 से। यहां जो आपने डिवाइड करना है, यहां पे आप कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको अपनी 3rd क्लास का मैथ याद होना चाहिए रिमाइंडर निकालने के लिए, शेष निकालने के लिए। 12 से भाग करते हैं, 12 दूनी 24, 13 में से 4 गए 9, शेषफल क्या आया 9। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है में मेष कुंडली में आ गए तो 9वें घर में क्या है, कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, यहां तक हमने देखा कि हमें शेषफल कैसे निकालना है, वो हमने शेषफल निकाला और शेषफल जो आया वो हमें जाके बेस कुंडली में देखना है कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अब शेषफल निकल गया हमारा, 9 आया। यदि शेषफल 1 आएगा तो क्या होगा, सूर्य धोखे का ग्रह। यदि शेषफल 2 आएगा तो क्या होगा, चंद्रमा धोखे का ग्रह। यदि शेषफल 3 आएगा तो क्या होगा, केतु धोखे का ग्रह। यदि शेषफल 4 आएगा तो मंगल धोखे का ग्रह। यदि शेषफल 5 आएगा तो बुध धोखे का ग्रह। यदि शेषफल 6 आएगा तो शनि धोखे का ग्रह। यदि शेषफल 7 आएगा तो राहु धोखे का ग्रह। यदि शेषफल 10 आएगा तो बृहस्पति धोखे का ग्रह। यदि शेषफल
11 आएगा तो शुक्र धोखे का। अब यदि शेषफल 8 आया, जब शेषफल 8 आएगा उस केस में हम क्या करेंगे? यदि शेषफल 8 आए, 9 आए या 12 आए, क्योंकि बेस कुंडली में 8, 9, 12 तीनों खाली है, वो कहता है जन्म कुंडली के 8, 9, 12 एक घर में बैठे गए धोखे के ग्रह। मान लो किसी का 8वें घर में 8 आया, तो जन्म कुंडली में 8वें घर में जो ग्रह बैठा है वह धोखे का ग्रह। 9 आया, 9वें घर में जो ग्रह बैठा है वह धोखे का ग्रह। 12 आया तो 12वें घर में जो ग्रह बैठा है वह धोखे का ग्रह। अब कहता है यदि 8वें घर में एक से ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो कहता है उस समय लाल किताब की होरा सीरीज को ध्यान में रखें। लाल किताब की होरा सीरीज, वो सीरीज क्या है? सीरीज है पहले बृहस्पति, फिर सन, फिर मून, फिर मंगल, फिर वीनस, फिर मरकरी, राहु, सैटर्न, दैन फिर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मान लो 8वां आया और 8वें घर में 3 ग्रह बैठे हैं, सन बैठा है और जुपिटर बैठा है। अब सीरीज में जो पहले आएगा वह धोखे का ग्रह बनेगा, मतलब 8वें घर में जुपिटर था तो अब जुपिटर धोखे का ग्रह बन जाएगा। यदि 9 आया तो 9वें घर में जो ग्रह बैठा धोखे का ग्रह। यदि 9वें घर में जन्म कुंडली में एक से ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो इस सीरीज की मदद लेंगे और जो पहले आएगा वह हमारा धोखे का ग्रह कहलाएगा। यदि 12 आया, सेम वही 12वें घर में जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठेगा वह धोखे का ग्रह कहलाएगा। यदि एक से ज्यादा ग्रह होंगे तो जो सीरीज में पहले आता है वह हमारा धोखे का ग्रह कहलाएगा। अब बात आती है यदि 8वां घर खाली हो जन्म कुंडली का, कहता है 8वां घर खाली तो मंगल को लेंगे। यदि 9वां घर खाली बृहस्पति को लेंगे और यदि 12वां घर खाली तो भी बृहस्पति को लेंगे। यदि मान लीजिए हमने कोई शेषफल निकाला, वो शेषफल 8 आया, जन्म कुंडली में गए, जन्म कुंडली का 8वां घर खाली तो मंगल धोखे का ग्रह। 9 आया, जन्म कुंडली में गए, जन्म कुंडली का 9वां घर खाली तो बृहस्पति धोखे का ग्रह। 12 आया, जन्म कुंडली में गए, क्योंकि 12 आएगा तो बेस कुंडली में 12वां घर खाली है तो जन्म कुंडली में जाना पड़ेगा। जब जन्म कुंडली में जाएंगे वहां भी अगर खाली होगा तो कहता है बृहस्पति धोखे का ग्रह। अब बात आती है यदि शेषफल 0 आया, तो भी आ सकता है, तो कहता है तो जन्म कुंडली का 12वां घर देखें। यदि शेषफल 0 आया तो जन्म कुंडली का 12वां घर देखना है। 12वें घर में जो ग्रह है वह धोखे का ग्रह। यदि एक से ज्यादा ग्रह तो सीरीज में जो पहले आएगा वह धोखे का ग्रह। यदि 12वां घर भी खाली तो फिर कहता है 12वां घर खाली
तो फिर बृहस्पति धोखे का ग्रह। अब कहता है कि जब हमें धोखे का ग्रह निकल गया तो हमें क्या करना है, कहता है वर्षफल में देखो, धोखे का ग्रह जो आपका निकला है वर्षफल में देखिए, अगर वो अच्छे घर में है तो वो ग्रह आपको फायदा देगा, यदि वो मंदे घर में है तो वो ग्रह आपको नुकसान देगा। अब अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं लिखता हूं ग्रह और यहां लिखता हूं मंदा घर और यहां लिखता हूं मैं अच्छे घर। अगर मैं बात करूं सन की तो सूर्य मंदा का है 7 में 10 में, बाकी घरों में अच्छा, इसका मतलब 1 में अच्छा, के बाद 8 में अच्छा, 11 में अच्छा और 12 में अच्छा। अब मैं बात करूं अगर चंद्रमा की, चंद्रमा 6 में खराब, 8 में खराब, 10 में खराब, 11 में खराब, 12 में खराब। अच्छा कहां पे, अच्छा 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, 7 में, 9 में। अब अगर मैं बात करूं मंगल की तो मंगल 4 में और 8 में खराब, बाकी घर में अच्छा, 1 में, 2 में, 5, 6, 7, 9, 10, 11 और 12। अगर मैं बात करूं मरकरी की, मरकरी खराब कहाँ है, 8 में, 9 में, 11 में और 12 में। अच्छा कहाँ पे है, 1 में, 2 में, 4 में, 5 में और 7 में। अब अगर मैं बात करूं वीनस की तो वीनस 1 में और 9 में खराब। अच्छा कहाँ है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 7, 8, 10, 11, 12 में अच्छा। बात करूं मैं जुपिटर की तो जुपिटर कहाँ खराब, 6 में, 7 में, 10 में और 11 में। अच्छा कहाँ पे, 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, 9 में और 12 में और 8 में। अब अगर मैं बात करूं शनि की तो शनि कहाँ खराब, 1 में, 4 में, 5 में और 6 में। अब अच्छा कहाँ, 2 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में। अब अगर मैं बात करूं राहु की, राहु खराब, राहु खराब कहाँ है, राहु 1 में खराब, खराब, 5 में खराब, 7 में खराब, 8 में खराब, 9 में खराब, 10 में खराब, 11 में खराब, 12 में खराब। अच्छा कहाँ है 3, 4 में। केतु की अगर मैं बात करूं, केतु 4 में, 5 में और 8 में खराब। अच्छा कहाँ है, 1 में, 2 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में। तो ये है हमारे वो ग्रह, ये है हमारे खराब घर, ये है हमारे। कहने का मतलब अगर मैं पूरी पिक्चर को अगर मैं दोबारा से समझने की कोशिश करूं तो कहता है जो धोखे का ग्रह है, जन्म कुंडली में देखा जाए जहां ग्रह बैठा है वहां से जो 10वें घर में ग्रह बैठा है वह ग्रह धोखे का ग्रह कहलाता है। मगर वह ग्रह शक्की है, यह कहना बड़ा मुश्किल है कि वह ग्रह धोखा देगा या फायदा देगा। धोखे का ग्रह शक्की होता है, फायदा भी दे सकता है और नुकसान भी दे सकता है। मगर इसको समझने के लिए हर साल कोई ना कोई ग्रह आपके कुंडली में धोखा देता है। इसके लिए आपको धोखे के ग्रह की बेस कुंडली पता होनी चाहिए। बेस कुंडली जब पता होगी तो उसके आधार पे हम धोखे का ग्रह निकाल सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला है, कहता है रनिंग एज +1, सूर्य की पोजीशन माइनस, सूर्य जन्म कुंडली में देखेंगे
पहले घर में 1 माइनस, दूसरे घर में 2 माइनस, तीसरे घर में 3 माइनस, चौथे घर में 4 माइनस, पांचवें घर में 5 माइनस, छठे घर में 9 माइनस, सातवें घर में पहले घर में ग्रह तो माइनस का 7, सातवें घर में सूर्य पहला घर खाली तो माइनस का 5, आठवें घर में सूर्य तो माइनस का 8, नौवें घर में सूर्य तो माइनस का 6, 10वें घर में सूर्य तो माइनस का 10, 11वें घर में सूर्य तो माइनस का 11, 12वें घर में सूर्य तो माइनस का 12। जो कैलकुलेट करके फिगर आए उसको 12 से डिवाइड करेंगे और जो शेष फल आएगा उस भाव को बेस कुंडली में देखेंगे। उस भाव में जो ग्रह बैठा है वह धोखे का ग्रह कहलाता है। यदि 8 नंबर आया तो जन्म कुंडली में जाएंगे क्योंकि बेस कुंडली में 8वां घर खाली। 9 नंबर आया तो जन्म कुंडली में जाएंगे क्योंकि बेस कुंडली में 9वां घर खाली। 12 नंबर आया तो बेस कुंडली में जाएंगे, जन्म कुंडली में जाएंगे क्योंकि बेस कुंडली में 12वां घर खाली। यदि 8वें घर में जन्म कुंडली में, 9वें घर में जन्म कुंडली में, 12वें घर में जन्म कुंडली में कोई ग्रह बैठा है तो वह धोखे का ग्रह कहलाएगा। यदि इन घर में एक से ज्यादा ग्रह होंगे तो लाल किताब की होरा सीरीज की मदद लेंगे और होरा सीरीज की मदद लेके हमें देखना है जो सीरीज में पहले आएगा वह हमारा धोखे का ग्रह कहलाएगा। यदि जन्म कुंडली का 8वां घर खाली है तो मंगल को देखेंगे, जन्म कुंडली का 9वां घर खाली है तो बृहस्पति को देखेंगे, जन्म कुंडली का 12वां घर खाली है तो भी बृहस्पति को देखेंगे। यदि शेषफल 12 आएगा तो हम जन्म कुंडली का 12वां घर देखेंगे, यदि 12वां घर खाली है तो भी हम बृहस्पति को लेंगे। तो हमारा धोखे का ग्रह निकला है उसको हमने वर्षफल में जाकर चेक करना है। वर्षफल में जाके वो ग्रह हमारे वर्षफल में वो ग्रह हमारा अच्छा है या बुरा है। मान लीजिए किसी का धोखे का ग्रह सूर्य निकला और वर्षफल में सूर्य 10वें घर में आ गया क्योंकि खराब, सूर्य 7वें घर में आ गया खराब, सूर्य 6ठे घर में आ गया तो खराब। बेशक जन्म कुंडली में सूर्य पहले घर में हो तो वर्षफल में अगर सूर्य मंदे घर में है, धोखे का ग्रह सूर्य निकला है तो उसको कहीं ना कहीं सरकार से तकलीफ, पिता से तकलीफ, अपनी गवर्नमेंट से तकलीफ। अपनी गवर्नमेंट का मतलब है जिस भी व्यक्ति की रहनुमाई की मदद से उस व्यक्ति का परिवार चलता है उस। तो धोखे का ग्रह मेरे दोस्त निकालना बहुत जरूरी है। वो एक ऐसा विषय है जो कि आपको परेशानी में डाल सकता है क्योंकि धोखा हर व्यक्ति को समय समय पर मिलता रहता है। अगर हम समय से वर्षफल के अंदर धोखे का ग्रह निकाल लेंगे तो बहुत हद तक हम अपनी आने वाली मुसीबत को दूर कर सकते हैं। ये था धोखे का ग्रह टॉपिक। अपना प्यार बनाए रखें, फॉलो करते रहें और अपने कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक धन्यवाद।